भाषा शिक्षण के सिद्धांत और विधियां, यही पढ़ाई हो रही है, यही बता रहे हैं। इसी में आज सक्रियता का सिद्धांत के बाद हम लोग देखेंगे अनुपात या क्रम का सिद्धांत। कितना नंबर जाएगा ये? 7 नंबर। अनुपात या क्रम का सिद्धांत देखिए, अनुपात या क्रम का सिद्धांत। ठीक, देखिए अनुपात या क्रम का सिद्धांत क्या है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि कॉपी निकाल लिए हैं, देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसे ग्रहण करना, उसकी एक बेहतर अभिव्यक्ति उसके अंदर आनी चाहिए। यानी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है ग्रहण और अभिव्यक्ति। इसी क्रम में यदि देखेंगे तो भाषा के जो विविध पक्ष हैं उसे क्रम बाय क्रम आनुपातिक रूप से उस पे सीखने पर उसको जोर देना चाहिए। जैसे प्रारंभिक स्तर पर यदि देखा जाए 1 to 5 और 6 to 8 के बच्चे को, तो उसको मौखिक कार्य की प्रधानता ज़्यादा मिलनी चाहिए। बच्चा को मौखिक कार्य उससे ज़्यादा करवाना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर बच्चा को यदि देखा जाए तो उसे व्याकरण की भरपूर जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना, कहने का मतलब हुआ उसकी व्याकरण पर ज़्यादा जोर, यानी व्याकरण की प्रधानता उसमें होनी चाहिए। अगला यदि देखा जाए कि हम उच्च स्तर पर यदि उसको देखा करें तो बच्चे में एक चीज और विकास होना चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन करने की क्षमता का विकास होना चाहिए। यही कारण है कि जब बच्चे पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं तो जो बच्चे बेहतर उसे परवरिश मिलता है बेहतर रूप से, तो वह बच्चे 1 to 5 और 6 to 8 तक मौखिक कार्य में पारंगत हो जाता है, यानी बोलने की शैली, रहन सहन की शैली। 8वीं क्लास तक के बच्चे पूरे फुल डिसिप्लिन जो बच्चे सीख गए शिष्टाचार में, वो 9वीं से 12वीं तक व्याकरण का बेहतर जानकारी यदि मिल गई उसे, तो वह उच्च कक्षा में ग्रेजुएशन जब करेंगे, बीए की पढ़ाई करेंगे, बीएससी की, तो वो उनका जो नॉलेज होगा तार्किक नॉलेज होगा, तुलनात्मक अध्ययन होगा, तभी वो अच्छे अच्छे कमीशन पास कर पाएंगे। क्योंकि जो बेहतरीन क्लास 1 और क्लास 2 की जो परीक्षा पास करते हैं बच्चे, वही बच्चे पास करते हैं जिनमें तर्क वितर्क करने की क्षमता, तुलना करने की क्षमता, कोई वस्तु या कोई लेसन पर ज़्यादा सोचने की क्षमता, उसके गुण दोष उसको अपने आप में तुरंत निकाल देंगे, तभी वह बेहतर करते हैं। तो उसी को कहते हैं हम लोग अनुपात या क्रम का सिद्धांत। तो लिखिए, भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य, भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य ग्रहण और अभिव्यक्ति है। ग्रहण और अभिव्यक्ति है। भाषा के विविध पक्षों या उद्देश्यों को, ऐसे लिखिए, भाषा के विविध पक्षों या उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए प्रत्येक अंग पर कर्मानुसार, प्रत्येक अंग पर कर्मानुसार बल दिया जाना चाहिए।
बल दिया जाना चाहिए। प्रत्येक स्तर पर ज्ञात से अज्ञात तथा सरल से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए। तथा सरल से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए। जैसे प्रारंभिक स्तर पर मौखिक कार्य की प्रधानता माध्यमिक स्तर पर व्याकरण की प्रधानता और उच्च स्तर पर तुलनात्मक ज्ञान की प्रधानता। हो गया। भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य ग्रहण और अभिव्यक्ति है। भाषा के विविध पक्षों या उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए प्रत्येक अंग पर क्रमानुसार बल दिया जाना चाहिए। जैसे देखिए, प्रत्येक स्तर पर ज्ञात से ज्ञात, सुनिए, कोई चीज जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद अज्ञात यानी मूर्त से अमूर्त रूप। जैसे हम बताए थे कभी कि मान लिया जाए हम कुछ करते हैं तो 1 2 3 4 पत्ते बोलेंगे कि बगीचा में बच्चे को ले गए तो उसे बोलिए कि 4 पत्ते चुन करके लाओ या 4 पत्ते तोड़ के लाओ। बच्चा तर्क करेगा, 1 2 3 4 करेगा, 4 पत्ते लाएगा। तो उसे बताना है कि ये 4 पत्ते जो लाए हो, ये 4 फूल पत्ते, तो इसको हम लिखेंगे क्रम में तो ऐसे 4 लिखेंगे। तो ये क्या हो गया? ज्ञात। और ये उसे अज्ञात था। समझ में आ रही बात? और यदि कोई वस्तु है, उसे सरल से कठिन की ओर जाएंगे। पहले उसे बेहतर, आज खान सर इतना बेहतर क्यों पढ़ा रहे हैं, इतना प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि वो जिस लेसन को पढ़ाते हैं उस लेसन को पूरे तोड़ मरोड़ देते हैं, देहात में जैसे बोला जाए तो उसे, यानी पूरे किसी न किसी हालत को उसमें से माध्यम से किसी भी हालत से जो विद्यार्थी उसके दिमाग में पहुंच जाना चाहिए, वो बात है कि नहीं बताओ। तो इसके कारण वो फेमस हो गए हैं। और उनका कि गरीब से गरीब वर्ग के भी बच्चे पढ़ाई कर सकें, यही कारण है कि वो इतने बेहतर और फेमस हो गए टीचर में, है कि नहीं। तो यही है। जैसे प्रारंभिक स्तर पर मौखिक कार्य की प्रधानता मिलनी चाहिए बच्चे को, माध्यमिक स्तर पर व्याकरण की प्रधानता, और उच्च स्तर पर तुलनात्मक। ओके, आगे बढ़ाएं। आगे देखिए, नंबर कितना जाएगा? 8, 8 9 होगा, ठीक है ना? चलिए ठीक।
उद्देश्य चयन विभाजन का सिद्धांत। उद्देश्य चयन विभाजन का सिद्धांत। उद्देश्य चयन विभाजन का सिद्धांत। देखिए, ये उद्देश्य चयन विभाजन का सिद्धांत क्या है? देखिए, शिक्षण के साथ शिक्षक को पाठ्य पुस्तक जो पढ़ाते हैं उसके स्तरानुकूल शिक्षण मिलनी चाहिए। स्तरानुकूल मतलब क्या हो? जिस स्तर का बच्चा है, 1 to 5 है, 6 to 8 है, हमें उसे जानना है कि किस तरह से उसे हम पढ़ाएं कि उसके स्तर से ही शिक्षा, उसी के स्तर के अनुकूल शिक्षा मिले। उसके लिए विषय वस्तु से जो संबद्धता है, उसमें जो जटिलता है, उसमें जो सरलता है, उसमें जो उपयोगिता है, ये सब को क्रम बाय क्रम विभाजन कर दें कि जिस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर में कौन से वर्ड जटिल है, कौन सरल है, कौन वर्ड में इस वर्ड की क्या उपयोगिता है। यदि हम पूरे उस लेसन को 40 मिनट की घंटी में पूरे कंप्लीट कर लें तो शायद बच्चे को समझने में वो चैप्टर दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से वह कर सकता है। यही कारण है कि एक सर्वोत्कृष्ट विषय का यदि हम चयन करते हैं तो कक्षा स्तरानुकूल, कक्षा के अनुकूल उसे शिक्षण मिलनी चाहिए। यह है उद्देश्य चयन विभाजन का सिद्धांत। तो लिखिए, शिक्षण के समय शिक्षक को शिक्षण के समय शिक्षक को पाठ्य पुस्तक में से संबद्धता जटिल नहीं, लिखिए समयानुकूल विभिन्न विषयों, ऐसे लिखिए, समयानुकूल विभिन्न विषयों का चयन करते हुए तथा पाठों की विषय वस्तु से पाठों की विषय वस्तु से संबद्धता, जटिलता, सरलता, संबद्धता, जटिलता, सरलता, उपयोगिता आदि प्रकार से विभाजन करके शिक्षण करना चाहिए। विभाजन करके शिक्षण करना चाहिए। अतः सर्वोत्कृष्ट विषय वस्तु का चयन करके सर्वोत्कृष्ट विषय वस्तु का
विषय वस्तु का चयन करके कक्षा स्तरानुकूल शिक्षण कार्य करना चाहिए। शिक्षण कार्य करना चाहिए। थोड़ा स्पीड बढ़ते हैं कि भारी मिस्टेक हो जाता है। और इतनी जोर से खली पटका रही शिक्षक हम हैं, हम खुद पढ़ाए हैं कि ब्लैक बोर्ड में व्हाइट बोर्ड में लिखते समय आवाज नहीं आनी चाहिए, है ना। मैं क्या बताऊं, खुद नियम को तोड़ दे रहा हूँ। क्या बताएं। हो गया, चलिए ठीक, आगे बढ़ाऊं। कौन है आगे बताइए। 9 क्या है? वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, है ना। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। देखिए, मनोविज्ञान हमें क्या बताता है। मनोविज्ञान हमें ये बताता है कि बालकों में योग्यता, उसकी वृत्ति, उसकी प्रवृत्ति, उसकी अभिवृत्ति, ये उसकी शारीरिक क्षमता, उसके अंदर जो संवेगात्मक विकास होता है, सो ये सब भिन्न भिन्न होता है। कहने का मतलब हुआ प्रत्येक बालक में शारीरिक व मानसिक विकास का जो स्तर है वह भिन्न भिन्न होता है। एक ही जैसे सभी बच्चे नहीं होते हैं। आपके जब कक्षा में आप जाएंगे तो आपके कक्षा में 3 तरह के बच्चे जरूर मिलेंगे। एक बच्चे मिलेंगे जो काफी तेज होंगे, होते हैं ना, वो आप जो पढ़ा रहे हैं उसके पहले ही बच्चे जवाब देना शुरू कर देंगे, है ना। मतलब कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होते हैं। एक आपको मिलेंगे सामान्य बच्चे, और कुछ बच्चे मिलेंगे मंद बुद्धि के भी बच्चे मिलेंगे। आपको तीनों बच्चों को पढ़ाना है आप लोगों को, है ना। 3 तरह के बच्चे हैं। आपको गुस्सा भी नहीं करनी है बच्चे के ऊपर, है कि नहीं, उसे डांटना भी नहीं है, और उसे ये भी नहीं बोलना है कि देखो कितना जल्दी आगे बढ़ गया और तुम इतना पीछे क्यों है। कदापि ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना है। किसी भी बच्चे के विकास के लिए आपको किसी बच्चे को कोई के रूप में अपने वर्ग के साथी के साथ नहीं तुलना करना है। ये बढ़ गया क्यों नहीं बढ़ रहा है, ऐसे नहीं बोलना। ऐसे बोलना है, उसी बात को ऐसे बोलना है, विकास बेहतरीन काम कर रहा है, ऐसा लगता है कि 1-2 घंटे के बाद बेटे तुम भी बेहतर करना शुरू कर दोगे उसी के जैसा, है ना। यानी उसको बात को हमें दूसरे की ओर दूसरी तरफ से मूव करके बोलना है, ताकि उसे लगे कि हमको भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ ध्यान देना है कि कक्षा में 3 तरह के बच्चे होते हैं। इन जो भिन्न भिन्न बच्चे होते हैं उन लोगों को हम कैसे शिक्षण देंगे। तो लिखिए, मनोविज्ञान हमें बताता है कि मनोविज्ञान हमें बताता है कि योग्यता की बालकों में
बालकों में योग्यता, रुचि, प्रवृत्ति, रुचि, प्रवृत्ति, अभिवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब झुकाव, पढ़ाई की ओर ज्यादा झुकाव। अभिवृत्ति मतलब विशेष रूप से झुकाव, बदलाव। शारीरिक क्षमता, संवेगात्मक, शारीरिक क्षमता, संवेगात्मक आदि, संवेगात्मक आदि के आधार पर भिन्नता होती है, के आधार पर भिन्नता होती है। प्रत्येक बालक शारीरिक व मानसिक रूप से, प्रत्येक बालक शारीरिक व मानसिक रूप से अलग होता है, अलग होता है। एक ही कक्षा में कुशाग्र, एक ही कक्षा में कुशाग्र, सामान्य एवं मंद बुद्धि बालक होते हैं, एवं मंद बुद्धि बालक होते हैं। इसलिए इन विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर, इसलिए इन विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही भाषा शिक्षण करवाना चाहिए, ही भाषा शिक्षण करवाना चाहिए। जिससे जिससे कुशाग्र बालक को बालकों को उन्नति के अवसर सामान्य बालकों को सामान्य बालकों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा, मंद बुद्धि बालकों को प्रोत्साहन, मंद बुद्धि बालकों को
मंद बुद्धि बालकों को, एक मिनट, मंद बुद्धि बालकों को प्रोत्साहन मिल सके, ऐसे। हो गया। देखिए, उसी कक्षा में यदि 3 बच्चे हैं, 3 तरह के बच्चे कक्षा में बैठे हुए हैं। कुशाग्र बुद्धि बालक जिसका आईक्यू लेवल क्या है, अधिक है कि नहीं, जिसका आईक्यू लेवल अधिक है। कुछ बच्चे हैं सामान्य बालक भी मिलेंगे आपको, और आपको कुछ मंद बुद्धि के बालक मिलेंगे। तो आपको शिक्षा कैसे देनी है, कुशाग्र बालकों को उन्नति के अवसर मिलनी चाहिए, उसे भी तो अवसर मिलना चाहिए कि हम पीछे ना रहें। और सामान्य बालक है उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी देना है। किसके अकॉर्डिंग, किसके अपेक्षा, कुशाग्र बुद्धि के बालकों की अपेक्षा। और मंद बुद्धि के बालक को प्रोत्साहन देना है कि बेटा तुम भी आगे बढ़ोगे, तुम भी कल जरूर इस काम को करके लाना, एक बार नहीं लिखना, इसे जाकर के तुम घर में 10 बार जरूर रिवीजन करना। और हम लोग जो बोलेंगे वो बच्चा जरूर फॉलो करता है। शिक्षक की बात है ना, बच्चा जाकर के घर में जरूर मेहनत करेगा कि हमें ये शिक्षक इतना बार लिखने के लिए बोले हैं, इसलिए हम लिखेंगे जरूर, है ना। और अगली बार वो आएगा तो बड़ा खुश होकर के आएगा और ये बात बोल भी बैठेगा कि घर में मैडम जी 10 बार हमने लिखा है। तो आपको शाबाशी कर देना है, वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया है, ठीक ना। अब वो सीखा ना सीखा नहीं बोलना है आपको, 10 बार तो लिखा ना, तो उसकी अपेक्षा तो ज्यादा सीखेगा ही, है कि नहीं। ये है। एक है आगे, शिक्षण के समय एकता सहभागिता का सिद्धांत, ये ना, ये शिक्षण मौखिक और लिखित शिक्षण दोनों एक साथ होनी चाहिए। एकता के साथ सहभागिता सिद्धांत बताता है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो बोर्ड पर जो वर्क कर रहा हूं, जैसे अभी हम ये वर्क कर रहे हैं, मैं बोल भी रहा हूं मौखिक रूप से और इसको लिख भी मैं रहा हूं। तो आप क्या करें, आप भी मेरी बात को ध्यान से सुन भी रहे हैं, उसको अपने, है ना, ये मानसिक विकास जो हो रहा है बच्चे को, उसके माध्यम से सुन करके लिखने की भी क्षमता बढ़ रही है। तो एकता सहभागिता का ये सिद्धांत है, ये जरूरी नहीं है आप लोग के लिए। दूसरी बात, एक है भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत, मैं इसके बाद लिखाया था ना, भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत है क्या, ध्यान देना है। हाँ हाँ, प्रवृत्ति और अभिवृत्ति। प्रवृत्ति हो गया उसकी आदत, उसके अंदर जानने की इच्छा, झुकाव, पढ़ाई के पास झुकाव। और अभिवृत्ति विशेष रूप से झुकाव, बदलाव। प्रवृत्ति हो गया बदलाव, नहीं होता है कि आप में एक अजीब सी प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, आप लोग बोलते हैं कि नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप में क्या है, बदलाव। जैसे अगर यदि कह दे कि अनुपमा को आजकल सिंग निकल आया है, मान लिया जाए, तो क्या वास्तव में अनुपमा के माथे में सिंग निकला है क्या, नहीं ना निकला है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने उसे ऐसा बोला, इसका मतलब क्या, अनुपमा आजकल हम लोगों से अलग हट करके है, उसकी सोच हम लोगों से बदल गई है, जिसके कारण हम लोग एक प्रतीकात्मक रूप से मुहावरेदार शब्दों का प्रयोग कर बैठते हैं कि अनुपमा को जानते हो आजकल सिंग निकल आया
है कि नहीं बताइए। तो ये क्या है, आपके अंदर एक झुकाव, आपके अंदर जो बदलाव है, प्रवृत्ति, समझ गए ना, इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक। हाँ 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 हाँ, एप्टीट्यूड, हाँ एटीट्यूड जिसको कहते हैं, एटीट्यूड। आप में नहीं होता, अजीब सी एटीट्यूड है, हो गया एटीट्यूड इंग्लिश में, हाँ सॉरी, एटीट्यूड इंग्लिश में उसको बोलते हैं, अभिवृत्ति का। ठीक, समझ गए। अब वो आगे देखिए, एक है भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत। शिक्षण के समय छात्रों में एक भावात्मक अभिव्यक्ति करने की पूर्ण आजादी उसे मिलनी चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कहने का मतलब हुआ, जो बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है तो आप उसे दबा नहीं दीजिए। ठीक है, अगर यदि वो कुछ बोलना चाह रहा है, खुल करके बातें करना चाह रहा है, अभी अपनी बात को अभिव्यक्त करना चाह रहा है, तो उसे पूर्ण आजादी आप दीजिए, पूर्ण स्वतंत्रता दीजिए कि बोलो बेटे, क्लास में क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो। समझ में आई बात। तो उससे क्या होगा, बच्चा खड़ा होगा, खड़ा होने की आदत उसे बनेगी, उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित होगा, स्वयं सोचने की क्षमता, खड़ा होकर के 2 4 5 लाइन बोलने की क्षमता। उसके बाद धीरे धीरे उसे आप मंच पे बुलाने की आदत बनाएंगे, तो और कॉन्फिडेंस होकर के कुछ और बोलने का प्रयास करेगा क्लासरूम में। तभी तो वह संगीत में या कहीं स्टेज पर जाकर के बोलेगा। तो बच्चे को बोलने की आजादी, ये नहीं कि बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है और हम उसे दबा दें, डांट लगा दें। जैसे लेटर राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, उसे लिखने के लिए कुछ लेख है तो लिखने की आजादी दीजिए, उसे पत्र लिखने की दीजिए, उसे निबंध लिखवाइए उससे, ठीक ना। यहाँ तक कि उसे संभाषण देने की बात करवाइए, गीत गाना जरूर उसे करवाइए, ठीक ना। कुछ गाना गाना चाहता है तो गाना गाने के लिए उसे आजादी दीजिए, पूर्ण रूप से तर्क वितर्क करेगा, तभी जिसको कहते हैं हम लोग भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत। अपनी भाव, अपना विचार अभिव्यक्त करने की पूर्ण आजादी मिलनी चाहिए, जिसको कहते हैं भावात्मक अभिव्यक्ति का सिद्धांत। समझ गए। अब है मौखिक प्रवचन या मौखिक कार्य का सिद्धांत। इसको देखिए, क्योंकि इसको लिखाना जरूरी नहीं है, परीक्षा से संबंधित उस तरह का नहीं है, इसलिए इसे मैं छोड़ दे रहा हूं, ठीक ना। क्योंकि समय का भी अभाव, देखना है समय को भी। और आपको जितना बता दे रहे हैं, आपका जो क्वेश्चन आएगा सब क्रिएटिव क्वेश्चन रहेगा। ये जितना पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित सोच है, आप खुद उसे हल करने का प्रयास कर लेंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, जैसे मैं बोल रहा हूं, ऐसा ही क्वेश्चन सेटर जो होता है वो क्वेश्चन बढ़िया सेट कर लेगा, और सेट करके आप पढ़ते पढ़ते खुद पता चल जाएगा क्लास में सर ऐसे से तर्क वितर्क कराए थे, इसका आंसर ये ही होगा। तो ये क्या है, अब जानना ये है मौखिक प्रवचन या मौखिक कार्य का सिद्धांत। अगला सिद्धांत यही है, क्या है, भाषा शिक्षण में सबसे पहले ध्यान देना, श्रवण एवं भाषण कौशल का विकास बहुत जरूरी है। समझ में आई बात। श्रवण मतलब क्या हुआ, सुनना, जिसको श्री बो पली बोलेंगे या सुबो पली बोलेंगे। समझ में आई बात। यानी श्री बो पली, श्रु बो पली या सुबो पली बोलेंगे, LSRW जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो यहां ध्यान देना है कि इसके बाद सबसे पहले श्रवण और भाषण कौशल का विकास करना है बच्चे में, उसके बाद बच्चे में पठन और लेखन कौशल का विकास करना, रीडिंग और तब राइटिंग होगा। सबसे पहले क्या होगा, सुनना, और उसके बाद LS पहले लिसनिंग और स्पीकिंग, उसके बाद आफ्टर देन रीडिंग एंड राइटिंग, है ना। दिस इज द गुड, है ना, टीचिंग। तो यहां ध्यान देना है कि ये पहले हम करने का हम लोग काम करेंगे कि बच्चे में सबसे पहले श्रवण और भाषण कौशल का विकास करेंगे, उसके बाद पठन और लेखन कौशल का विकास करेंगे। बाद में
बच्चे से लिखित कार्य करवाने का अभ्यास करवाना चाहिए, ये भी ध्यान देना है। और भाषा शिक्षण में ग्रहण के साथ साथ अभिव्यक्त करने की भी क्षमता बढ़ानी चाहिए। इसीलिए सबसे पहले भाषा शिक्षण में मौखिक कार्य की प्रधानता मिलनी चाहिए, ये सिद्धांत यही बताता है। अंतिम सिद्धांत है जो लिखा दूंगा। अंतिम सिद्धांत क्या है? बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत, है ना? इसको लिख लीजिए। कितना नंबर जाएगा इसके अनुसार? द सही नहीं। बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत लिखिए। बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत। देखिए, बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। भाषा शिक्षण के लिए एक अकेले भाषा शिक्षक जिम्मेदार नहीं हो सकता है या बेहतर नहीं कर सकता है बच्चों के बीच में। कारण क्या है? मान लिया जाए भाषा के शिक्षक हैं, बालकों को काफी अब प्रयत्न कर रहे हैं शिक्षा देने का, और बालकों के समक्ष आप शुद्ध कैसे बोलना है, शुद्ध कैसे लिखना है, ये सारी जानकारी आप डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी घंटी में 6 घंटी या 7 घंटी की पढ़ाई एक दिन में होती है, तो 6 घंटे की जो पढ़ाई होती है उसमें भाषा शिक्षक तो 1 ही घंटी लेंगे। तो 1 घंटी जब क्लास लेंगे तो 1 घंटी आप काफी बेहतर मेहनत करेंगे कि ऐसे शुद्ध लिखना है, ऐसे शुद्ध बोलना है। आप क्लास में जा रहे हैं तो बेहतर शुद्ध बोलने की भी, उच्चारण करने भी कला विकसित कर रहे हैं आप, और बच्चों के बीच में शुद्ध बोल भी रहे हैं। लेकिन अगर यदि इतिहास के शिक्षक क्लास में चले गए, भूगोल के शिक्षक, राजनीतिक विज्ञान के शिक्षक चले गए, दैट मीन्स अन्य विषय के शिक्षक उस क्लास में प्रवेश कर गए और अपनी पढ़ाई वो भी अपने घंटी के अनुसार पढ़ा रहे हैं अपने विषय को, और उसमें यदि वो भाषा की शुद्धता का ख्याल नहीं करेंगे, अपने आप में खुद शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे, शुद्ध नहीं लिखेंगे, तो क्या ये संभव है? नहीं संभव है। आजकल एक बोलने की प्रवृत्ति भी बन गई है शिक्षकों में कि अरे अशुद्ध मैं लिख रहा हूं ना। इतिहास भूगोल के हम शिक्षक हैं, विज्ञान के शिक्षक हैं, क्या करें, हमसे तो अशुद्धियां हो ही जाती है, होगी ही, जोर दे करके बोलते हैं, निबोवल ऑफ टू क्वेश्चन टैग लगा देते हैं, है कि नहीं? लेकिन ये सही नहीं है, उचित नहीं है। जैसे एक भाषा के शिक्षक जितना बेहतर रूप से कक्षा संचालन कर रहे हैं, बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, उसी तरह से अन्य विषय के भी शिक्षक क्लास में जाएं तो भी उसी तरह से पढ़ाएं, ताकि बच्चे का एक बहुमुखी प्रयास हो। बहुमुखी प्रयास करने से ही उसकी शिक्षण बेहतर हो सकता है। समझ में आ रही बात ना? तो इसमें देखिए, लिखिए, भाषा शिक्षण के लिए अकेले भाषा शिक्षण के लिए अकेले यदि भाषा शिक्षक ही प्रयत्न करता है, यदि भाषा शिक्षक ही प्रयत्न करता है तो वह सफल नहीं हो पाता है।
तो वह सफल नहीं हो पाता है। 1 घंटे में वह बालकों के समक्ष 1 घंटे में वह बालकों के समक्ष भाषा का शुद्ध प्रयोग सिखाए। भाषा का शुद्ध प्रयोग सिखाए। और इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि के अर्थशास्त्र आदि के शेष 7 घंटों में शेष 7 घंटी में 7 घंटी में बालक भाषा का शुद्ध प्रयोग सीखे। बालक भाषा का अशुद्ध प्रयोग सीखे। तो भाषा पर अधिकार संभव नहीं होगा। तो भाषा पर अधिकार संभव नहीं होगा। शुद्ध भाषा के प्रयोग का प्रयास शुद्ध भाषा के प्रयोग का प्रयास बहुमुखी होना चाहिए। बहुमुखी होना चाहिए। सभी विषयों के शिक्षण में सभी विषयों के शिक्षण में इस पर बल होना चाहिए। इस पर बल होना चाहिए।
हो गया क्लियर? चलिए, ये मुख्य रूप से बहुमुखी भाषा, बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत हुआ। हाँ, बहुमुखी मतलब आप लोग बता सकते हैं बहुमुखी किसको कहें? हाँ, नहीं बोले, बोलिए तो आप क्या? हाँ, भिन्न भिन्न स्रोत हो। जैसे मैं बताया ना, एक ही शिक्षक भाषा का शिक्षक है, आप हिंदी के शिक्षक हैं, अकेले आप बहुत काफी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपके अन्य जो मित्र हैं, बहुत सारे सहयोगी शिक्षक वृंद हैं, इन पर कोई उनका ध्यान नहीं है। जैसे मैं क्लास में जाता हूँ, साइंस की क्लास में, साइंस फैकल्टी वाले बच्चे और कॉमर्स फैकल्टी वाले बच्चे को मैं पढ़ाने के लिए जाता हूँ, ठीक। कुछ शिक्षक क्या करते हैं, मैथ वाले और केमिस्ट्री वाले उन बच्चों को हतोत्साहित कर देते हैं। क्या बोले, अरे तुम लोग साइंस के विद्यार्थी हो, क्या हिंदी पढ़ करके करोगे? समझ में आई बात? बच्चे का बहुत भारी भारी कंप्लेन पहुंचने लगा ऑफिस में, इसी तरह का कंप्लेन पहुंचने लगा। तो हमने सोचा आखिर कौन शिक्षक इन्हें, इन लोगों को डाइवर्ट कर दे रहे हैं। बच्चे इतने पढ़ने में उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं हिंदी, पता चल रहा है हिंदी पढ़ने बाद कुछ नॉलेज नहीं। और वही शिक्षक को एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला गया, एक बेहतर हिंदी में आप लिखिए एप्लीकेशन, तो उन लोगों में एप्लीकेशन लिखने की नथिंग जानकारी है हिंदी में, और हिंदी में अशुद्धियों का भरमार लगा हुआ है। उन लोगों ने फील किया इस बात को कि नहीं, ये गलती है, बच्चे को हिंदी तो जानना बहुत जरूरी है। और हिंदी में विशेषकर जितनी प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, देखिए आपका सिलेबस 50% मार्क्स का हिंदी ही डाल दे रहा है कि नहीं? इसका मतलब है कि आपको अपनी भाषा पे, व्याकरणिक भाषा हो चाहे हिंदी भाषा पर विस्तृत जानकारी जरूर होनी चाहिए। अभी आप देखिए लेटर राइटिंग हो, आपको इस सबसे दूर है, अभी तो आपको पढ़ना नहीं है सिलेबस में। आप पत्र लेखन की अच्छी जानकारी जरूर रखेंगे, आप अधिसूचना, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, समझ में आ रही बात? पत्र लेखन से संबंधित बहुत तरह की जानकारी है जिसमें आपको बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। व्याकरण की अच्छी जानकारी होगी तब। तो ये है ऐसे। तो क्या है कि उस बच्चे को नहीं बहुमुखी, अन्य सब तरह के बच्चे को पढ़ना जरूरी है हिंदी। अब पढ़ाई होती नहीं है सबको, कुछ बच्चे उत्सुकता जाहिर नहीं भी करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत के बाद हम लोग चर्चा करते हैं अब हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां। बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं, ठीक ना। मुख्य मुख्य हम लोग लगभग 10-12 विधि पर चर्चा करेंगे, 10 विधि। उसके बाद कुछ अन्य विधि बता देंगे, और बहुत सारी जो विधियां हैं उसके जो आविष्कारक हैं उसको मैं लिखा दूंगा। तो क्या विधियां आविष्कारक जो है उसको भी बताएंगे जब इसको समाप्त करेंगे तब। तो आज हम चर्चा करते हैं व्याकरण अनुवाद विधि, जिसको कहते हैं शिक्षण विधियां। देखिए, शिक्षण विधियां देख रहे हैं ना, ये सिद्धांत बताए। अब हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां बहुत सारी हैं। व्याकरण अनुवाद विधि, परंपरागत विधि, प्रयोजना विधि, बुनियादी शिक्षण विधि, किंडरगार्टन विधि, है ना। जो ना बच्चे को जानना जरूरी है, उसके माध्यम से बच्चे को हम बेहतर कैसे शिक्षा दे सकते हैं, पहले ये जानना है। तो उसी विधि में सबसे पहले हम लोग चर्चा करें व्याकरण अनुवाद विधि, ठीक। कौन विधि? व्याकरण अनुवाद विधि पर फोकस करते हैं। क्या है देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि, हाँ? क्लास को सफर हो जाएगा, एक एक करके कर देंगे ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं। अभी पूरे लिखा देंगे तो फिर 1 घंटे, मैं सोच रहा हूँ एक विधि मैं आज ही कंप्लीट कर दूँ, ठीक ना, इसीलिए। ठीक है, इसका नाम है परंपरागत विधि।
इसी का दूसरा नाम क्या है? परंपरागत विधि। ध्यान दीजिएगा। इसी का अन्य नाम है भंडारकर विधि। भंडारकर विधि, ध्यान दीजिए। इसी का अन्य नाम है प्राचीन विधि। ये सारे एक ही विधि है। देखिए, ये व्याकरण अनुवाद विधि, एक है परंपरागत विधि, इसी का नाम, अन्य नाम भंडारकर विधि, अन्य नाम प्राचीन विधि। ठीक है। इसके प्रवर्तक रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हैं। समझ में आ रही बात? इस विधि के प्रवर्तक आविष्कारक रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हैं। तो इसके प्रवर्तक लिखिए, प्रवर्तक राम कृष्ण, ये परीक्षा में आता है, रामकृष्ण गोपाल गोपाल भंडारकर, इसके प्रवर्तक। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है तो ध्यान देना है, लिखिए। इसका प्रयोग द्वितीयक भाषा सिखाने हेतु सभी स्तरों पर, द्वितीयक भाषा सिखाने हेतु सभी स्तरों पर, इतना जानिए। प्राथमिक भाषा और द्वितीयक भाषा समझ रहे हैं? प्राथमिक भाषा मातृभाषा, समझ में आ रही है बात ना? और द्वितीयक भाषा जो भाषा का परिष्कृत, परिमार्जित, परिशोधन रूप, जिसको हम लोग कहते हैं व्याकरणिक भाषा। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, शुद्ध भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, है ना, उसको कहेंगे। तो यहाँ ध्यान देना है कि इस विधि के प्रवर्तक रहे हैं गोपाल रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। इसका प्रयोग द्वितीयक भाषा सिखाने हेतु सभी स्तर पर, सभी स्तर जान गए, 1 to 5, 6 to 8, 9 to 12, 9, 10, 11, 12, यानी पूरे हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, और उसके बाद और उच्च तकनीक। तो ध्यान देना, इसका अर्थ क्या है इसके बारे में लिखिए। इस विधि का अर्थ लिखिए। वह विधि जिसमें सबसे पहले, वह विधि जिसमें सबसे पहले द्वितीयक भाषा का व्याकरण सिखाया जाता, द्वितीयक भाषा का व्याकरण सिखाया जाता, सिखाया जाता तथा बाद में द्वितीयक भाषा के वाक्यों का, द्वितीयक भाषा के वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद सिखाया जाता है।
मातृभाषा में अनुवाद सिखाया जाता है, उसे व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं। उसे व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं। देखिए, ध्यान देना है, इस विधि का प्रयोग यूरोप में प्राचीन काल से होता आ रहा है। इसलिए प्राचीन काल या परंपरागत विधि के साथ साथ वहाँ संस्कृत के भी शिक्षण करवाया जाता था। तो शास्त्रीय विधि इसको इसीलिए कहा गया है, दूसरा नाम इसे शास्त्रीय विधि भी बोलते हैं। तो लिख लीजिए, इस विधि का प्रयोग यूरोप में इस विधि का प्रयोग यूरोप में प्राचीन काल से होता आ रहा है। प्राचीन काल से होता आ रहा है। अतः इसे प्राचीन या परंपरागत विधि कहते हैं। कहते हैं, परंपरागत विधि भी कहते हैं। यूरोप में इस विधि का प्रयोग संस्कृत शिक्षण के लिए होता था। संस्कृत शिक्षण के लिए होता था। हाँ, प्राचीन या परंपरागत। ओ, गलती लिखा गया है, सॉरी थोड़ा छूट गया है ना एक। परागत, सॉरी छूट गया, अब ठीक हो गया ना। परंपरागत विधि भी कहते हैं। यूरोप में इस विधि का प्रयोग संस्कृत शिक्षण के लिए किया होता था। संस्कृत के धर्मशास्त्रों का अध्यापन करवाने हेतु संस्कृत के धर्मशास्त्रों का अध्यापन करवाने हेतु इस विधि का प्रयोग होता था। इस विधि का प्रयोग होता
था, अतः इसे शास्त्रीय विधि भी कहते हैं। अतः इसे शास्त्रीय विधि भी कहते हैं। पानी का बोतल नहीं है क्या, है इसमें? छोड़ दें? क्या किया जाए? अच्छा, थोड़ा सा 2 मिनट और छोड़ दे रहा हूँ, ठीक? खराब मौसम नहीं है, बारिश नहीं होगी, आप घबराइए नहीं। हम इंद्र भगवान को रोक लगे, इंद्राणी को भी बोल देते हैं है ना, कि थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, तांडव नहीं दिखाने बोलिए उनको, है ना। थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट, ठीक है? यहां तक क्लियर है ना? देखिए, लिखिए, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, छोड़ दे रहे हैं, रुकिए, नीति कब है जानते हैं? 1835, 1835 ईस्वी, ठीक? के बाद इस शिक्षण विधि का, के बाद इस शिक्षण विधि का नवीनीकरण किया गया, यानी नया रूप दिया गया, ठीक ना? नवीनीकरण किया गया। भारत में इस विधि का नवीनीकरण, भारत में इस विधि का नवीनीकरण रामकृष्ण गोपाल भंडारकर द्वारा किया गया। नवीनीकरण रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के द्वारा किया गया। अतः इसे भंडारकर विधि, अतः इसे भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस पर की व्याकरण अनुवाद विधि की कल नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रक्रिया बताएंगे, इसके गुण और दोष बताएंगे, ठीक है?